ये जो भविष्य के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं से हमारी विदेश मंत्री की मुलाकात होते आप देख रहे हैं। इस मुलाकात में एक पत्र भी है जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें सौंपा गया है। वाकया क्या था? वाकया यह था कि भारत के प्रधानमंत्री की भारत की तरफ से जो यहां पर यह यात्रा करवाई गई है, भारत के विदेश मंत्री जो यहां गए हैं, असल उद्देश्य खालिदा जिया को कंडोलेंसेस देने का था। असल मायने में खालिदा जिया यानी कि तारिक रहमान की जो मां है वो अब नहीं रही हैं, वो उनका देहांत हो गया है और ऐसे में भारत की तरफ से कंडोलेंसेस लेकर के श्रद्धांजलि देने के लिए भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री यहां गए थे। बड़ा सवाल है, ऐसे समय पर जब मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बांग्लादेश को भारत विरोधी बनाने में जुटे हैं, तारिक रहमान का जो मोहम्मद यूनुस के विरोधी बताए जा रहे हैं कि वो मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते हैं, तारिक रहमान का बांग्लादेश में जिस तरह स्वागत होता है, बांग्लादेश की बीएनपी जो कि इस समय इलेक्शन में उतरने वाली है, खालिदा जिया की जो पार्टी है, वो पूरी तरह से फरवरी में होने वाले 2026 में होने वाले इलेक्शंस के अंदर पूरी मेहनत कर रही है। ऐसे में भारत की तरफ से विदेश मंत्री जाकर तारिक रहमान से मिलते हैं। ये केवल एक यात्रा थी, यानी कि एक तरह से कंडोलेंसेस के लिए की गई मीटिंग थी, या इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी? आज के सेशन में इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश की इस लड़ाई में खेला भारत पाकिस्तान का चल रहा है। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने के लिए मोहम्मद यूनुस का साथ ले रहा है। ऐसे में तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश के भविष्य बताए जा रहे हैं, उनसे भारत की विदेश मंत्री की मुलाकात होना निश्चित ही कुछ तो मायने निकालेगा। फिलहाल के लिए आपके सामने कुछ पीछे की ऐतिहासिक तस्वीरें याद दिलाता हूं। आज से 5 दिन पहले ही जब तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे, क्योंकि लगभग 17 साल से ये बाहर थे, ये बांग्लादेश से बाहर निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। शेख हसीना ने इनको कभी गिरफ्तार किया था, उसके बाद में ये गिरफ्तारी से जब बाहर आए उसके बाद विदेश चले गए। उसके बाद जब शेख हसीना भारत आई तो ये लौट करके बांग्लादेश लौट कर आए। बांग्लादेश लौटे आज से 5 दिन पहले। जब ये आए, आते ही इन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और अपनी मां से मुलाकात की। आप यहां पर बैठी खालिदा जिया को देख सकते हैं, ये तस्वीर है, यहां पर तारिक रहमान आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही जो खालिदा जिया हैं जिनसे मुलाकात इनकी हुई, यानी इनकी माताजी, वो अब नहीं रही। ये बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया ही थी। शेख हसीना, जिनके साथ में हम ये कहते हैं कि 2 बेगमों की लड़ाई, शेख हसीना इनके बाद प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी थी। आप 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, वर्ष 1991 से लेकर के 1996 में सबसे पहले आपका कार्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद फिर जाकर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी। ऐसे में कौन है ये, इनका डिटेलिंग हालांकि हमने पहले भी दिया है, हल्का सा ब्रीफ जानकारी अभी भी प्राप्त कर लेते हैं। खालिदा जिया, जिनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रही, इनके पति जिया उर रहमान हुआ करते थे, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे और उनका असैसिनेशन हो गया था। उनको मारने में उनके ही फौज के कुछ लोग शामिल थे। जब बात जियाउर रहमान की आती है तो जियाउर रहमान सेना के वो कमांडर थे जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी सेना का नेतृत्व किया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी थी और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। जियाउर रहमान ही जिम्मेदार ठहराए गए थे शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान को मरवाने में। मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है या बांग्लादेश के पिता के नाम से जाना जाता है, उन शेख मुजीबुर रहमान को मरवाने वाले थे जियाउर रहमान। जियाउर रहमान को गोली मारी उनके सेना के जवानों ने। जियाउर रहमान की पत्नी रही खालिदा जिया। खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री बनी। 1981 में इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और उसके बाद में आप प्रधानमंत्री बनी। ये रहा खालिदा जिया। खालिदा जिया का पूरा परिवार, जिसमें आप तारिक रहमान देख रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य देख रहे हैं और खालिदा जिया को देखते हैं। आप 1991 से 1996 तक और 2001 से लेकर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। इनकी पति की हत्या के बाद में इन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी और 1984 में जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी है, आप उसकी चेयरपर्सन बनती हैं। वर्ष 2018 में आपको भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई जाती है, आप जेल में रहती हैं। 2018 में शेख हसीना की सरकार होती है। शेख हसीना को भारत समर्थित सरकार के लिए जाना जाता था। खालिदा जिया, जब शेख हसीना भारत समर्थित थी तो खालिदा जिया स्वतः ही पाकिस्तान समर्थित और चाइना समर्थित मानी जाती थी। हालांकि जो इनके पति थे जियाउर रहमान, वो पाकिस्तान के भी खिलाफ थे। वो अक्सर एक लाइन बोला करते थे, ना दिल्ली ना पिंडी, केवल बांग्लादेश। पिंडी बोले तो रावलपिंडी। ऐसे में जब बीएनपी को शेख हसीना भारत के पक्ष में लगती थी तो बीएनपी ऑटोमेटिक
एंटी इंडिया ग्रुप में शामिल हो जाती थी। एंटी इंडिया ग्रुप में पाकिस्तान और चाइना ही उसे विकल्प के रूप में दिखाई पड़ते थे। वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार के केस में इन्हें 10 साल की सजा हुई, तब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होती थी। 2024 में जब शेख हसीना वहां से बांग्लादेश से निकलकर भारत में शरण ली, उस समय इन्हें जेल से बाहर निकाला गया। टेक्निकली 2028 तक इन्हें जेल में रहना था। इन्हें जेल से बाहर निकाला गया, तब तक इनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। इनके लंग्स में इंफेक्शन हो चुका था। तमाम प्रकार की जो वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियां हैं वो इन्हें पकड़ चुकी थी, और उन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए फिर इन्हें लंदन भेजा गया था। इलाज कराकर ये लौटी, और लौटने के बाद में लंबे समय से फिलहाल बांग्लादेश में ही थी, और अब इनकी मौत हो गई है। 2 बार जब ये प्रधानमंत्री रही, तो जो दूसरा कार्यकाल इनका रहा वो असल में भारत विरोधी कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। 2001 से 2006 के बीच में इन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए शेख हसीना के विरोध में और भारत के विरोध में उसी जमात से हाथ मिला लिया, जो जमात बांग्लादेश के अंदर फिलहाल एंटी हिंदू मूवमेंट चला रही है, जो हिंदुओं को टारगेट कर रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है। यही जमात गठबंधन, जमात जो दल है, ये जमाती जो लोग थे, इनको बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया का समर्थन प्राप्त हुआ था 2001 से 6 के बीच में, जिसका भारत ने विरोध भी किया था, जिसके चलते जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने जमात को बैन ही कर दिया था। इसीलिए शेख हसीना को भारत का प्रधानमंत्री माना जाता था कि भारत इन्हें नियुक्त करता है, और खालिदा जिया पाकिस्तान के फेवर में रहा करती थी। हालांकि भारत से भी इनके संबंध अच्छे रहे। जब ये प्रधानमंत्री रही तो भारत के दौरे पर भी इनका आना रहा। क्या रहा दौरा, किनसे क्या मुलाकात हुई, अब उस तरफ भी हम लेकर चलते हैं। बांग्लादेश में चूंकि 2 महिला प्रधानमंत्री रही हैं, इसलिए इसे बैटल्स ऑफ बेगम भी कहा जाता रहा, क्योंकि खालिदा जिया के खिलाफ शेख हसीना ही प्रबल दावेदार थी, और शेख हसीना अपने पिता के लिए और ये अपने पति के लिए जनता से वोट मांगती रही। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने इन्हें 5 अगस्त 2024 को जब बेल ग्रांट की, वो दिन था जिस दिन शेख हसीना वहां से निकल कर आई थी। खालिदा जिया को जब बेल मिली, उसके बाद में आप यूके गई ट्रीटमेंट के लिए, फिर यूके से ट्रीटमेंट कराकर आप मई 2025 में ही लौट कर आई थी। जब ये लौट कर आई तब तक इनका लंग इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका था, क्रिटिकल कंडीशन थी। दिसंबर 28 को इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस बीच में भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की कामना का संदेश भी भेजा गया था। भारत की तरफ से इनकी हेल्थ को हेल्प करने के लिए कि अगर आप चाहें तो आप भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, यह भी इन्हें ऑफर किया गया था, जिस पर बीएनपी की तरफ से, यानी कि तारिक रहमान की पार्टी या खालिदा जिया की पार्टी की तरफ से भारत को धन्यवाद भी दिया गया था। यह वो आखिरी तस्वीर है जिसमें तारिक रहमान खालिदा जिया के साथ वेंटिलेटर वाले बेड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के बाद 30 दिसंबर को खालिदा जिया खत्म हो जाती हैं। साल 2025 के एक दिन खत्म होने के एक दिन पहले खालिदा जिया नहीं रहती। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के साथ साथ तानाशाही और फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाली प्रधानमंत्री के रूप में जानी गई। शेख हसीना को वहां पर तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। ऐसे में खालिदा जिया के समर्थन में लोग रिलेट करते थे कि ये जमात के साथ है, ये एंटी इंडिया है, ये शेख हसीना के खिलाफ है। तो बीएनपी के का जो असली मोटिव था वो फिलहाल यूनुस को भी फेवर करता हुआ दिखता है। ऐसे में खालिदा जिया की मौत होती है ढाका के अंदर। मंगलवार सुबह 6 बजे इनकी जब मौत होती है, निधन होता है, उस समय ये 80 साल की रही हैं। 20 दिन से आप वेंटिलेटर भी थी। इनके सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, तमाम बीमारियों ने इन्हें घेरा हुआ था। अखबार की हेडलाइंस खालिदा जिया के जाने की बनती हैं। तारिक रहमान इनके बेटे इस बात की पूरी तरह से अपडेटेड जानकारी देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इनके साथ तस्वीर साझा करते हुए साझा किया जाता है कि इनसे इनकी मुलाकात वर्ष 2015 में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में जब वो ढाका गए थे तब इनसे मुलाकात की थी। भारत अक्सर जब भी भारत के कोई भी नेता विदेश की यात्रा पर होते हैं तो वहां पर विपक्ष के नेता से भी मुलाकात करते हैं। हालांकि खालिदा जिया के बारे में कहा जाता था कि ये जब सत्ता में थी उस दौरान अगर कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा है या फिर भारत से कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो ये विपक्ष के लोगों से मिलना प्रिफर नहीं करवाती थी। कहा जाता था कि आप सरकार से ताल्लुक रखिए, विपक्ष से आप संबंध ना रखें तो बेहतर होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश की यात्रा पर थे और शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तब इनसे भी मुलाकात उन्होंने की थी। इनकी मौत के बाद में शहबाज शरीफ के द्वारा भी ट्वीट आया। इसी तरह से बांग्लादेश की आवामी लीग जिसकी लीडर शेख हसीना है, जो भारत में है, उनकी तरफ से भी कंडोलेंसेस मैसेजेस निकल कर आए। बांग्लादेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया।
मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक और नमाज जनाजा वाले दिन 1 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा यह जानकारी दी गई। मंगलवार, बुधवार एक्सक्लूडिंग जुम्हा 2 PM तक सभी स्टेट डिपार्टमेंट्स बंद रहेंगे और जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो बेगम खालिदा जिया की उनके पति के साथ ही, जहां पर उनको दफन किया गया था, वहीं होगी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन्हें ले जाया जाता है। खालिदा जिया फिरोजा गुलशन में पहुंचती हैं, नमाज जनाजा होता है। भारी संख्या में यहां पर लोग उपस्थित होते हैं जो यहां पर नमाज जनाजा अदा करते हैं और फिर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा ये सारी तस्वीरें साझा की जाती हैं जिसमें बांग्लादेश के अंदर जितने भी फिलहाल स्टेक होल्डर्स हैं वो नमाज के दौरान, नमाज जनाजा के दौरान दिखाई पड़ते हैं। आप इन तस्वीरों के अंदर इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद तारिक रहमान आए हुए लोगों को संबोधित करते हैं। एक प्रकार से इनका यह संबोधन अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी था और यह बताने के लिए भी था कि वो पार्टी के लिए तो सर्वे सर्वा थी ही, इनकी मां थी। ऐसे में इनका अफेक्शन और उनके द्वारा इन पर दी गई जिम्मेदारी अहम हो जाती है। यह बड़ा संयोग ही कहा जाएगा कि तारिक रहमान उनके मरने से 5 दिन पहले ही आ गए थे। अदरवाइज इनके जाने पर अगर आते तो बांग्लादेश के राजनीतिक समीकरण उलट हो सकते थे। 25 दिसंबर को तारिक रहमान पहुंचे हैं और 30 दिसंबर को खालिदा जिया प्राण त्याग देती हैं। अगर यह दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होता तो तारिक रहमान को हो सकता है बीएनपी में ही विरोध का सामना करना पड़ जाता। खैर, फिलहाल इन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इनके पति की ही कब्र के बगल में दफना दिया गया। यहां पर वो तस्वीरें आती हैं प्रॉपर तरीके से, जो भी यहाँ के डिग्निटरीज हैं वो यहां पर इनके साथ आते हैं। मोहम्मद यूनुस आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं, आर्मी के चीफ दिखाई पड़ते हैं, मोहम्मद यूनुस दिखाई पड़ते हैं, छात्र लीडर इनके साथ दिखाई पड़ते हैं। सभी वो लोग, सभी वो फैक्शंस बांग्लादेश में जो मैटर करते हैं वो इनके जनाजे के दौरान दिखाई पड़ते हैं। ये सारी की सारी तस्वीरें हैं। इसी तस्वीर में फिर बात आती है श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों की, जो यहां पर भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री की तरफ से थी। भारत के विदेश मंत्री यहां पर जाकर के बेगम खालिदा जिया के जाने पर, प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जाने पर भारत की तरफ से कंडोलेंसेस लेकर पहुंचते हैं। उनके साथ आधिकारिक मुलाकात होती है। भारत की तरफ से तारिक रहमान से मुलाकात होती है, भारत के विदेश मंत्री की, और प्रधानमंत्री की तरफ से जो लेटर ऑफ कंडोलेंसेस दिया गया था वो यहां पर इन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है। भारत के विदेश मंत्री की जो ये मुलाकात है, ये इस समय मीडिया में सबसे चर्चित मुलाकातों में से मानी जा रही है। माना जा रहा था कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध फिलहाल चल रहे हैं, हो सकता है भारत उन्हें केवल अपने विदेश के जो उच्चायुक्त हैं उन्हीं के माध्यम से कंडोलेंसेस भिजवा सकता है। लेकिन भारत ने पड़ोसी देश का धर्म निभाते हुए और भविष्य में तारिक रहमान को सत्ता में आता हुआ देखते हुए भारत के विदेश मंत्री को यहां पर मिलने के लिए भेजा। इसके बहुत से मायने निकाले गए। मायनों में सबसे बड़ा मायना यह था कि भारत तारिक रहमान को अभी से ही भारत के साथ संबंधों के बारे में विचारने का अवसर दे रहा है। इनके साथ में अन्य नेताओं की भी मुलाकात हुई, जो आसपास के देशों से विदेश मंत्री जो यहां पर पहुंचे थे उन सब की यहां पर मुलाकात हुई। भारत के प्रधानमंत्री का यह संवेदना पत्र यहां पर प्रकाशित हुआ। भारत की तरफ से जो लोग हैं उन्होंने खूब सारे मीम्स के थ्रू इनका शहबाज शरीफ का भी मजाक बनाया कि साहब ये जूस लेकर वहां खड़े थे, मतलब जस्ट जोक अपार्ट। एनीवे, फिलहाल के लिए भारत के विदेश मंत्री ने यहां पर 2 बड़े लोगों से मुलाकात की। बड़े लोग मतलब जो इस समय बांग्लादेश की नीति में महत्व रख रहे हैं। एक थे यहां के एनएसए और एक यहां के लॉ एडवाइजर। चूंकि पूरी सरकार एडवाइजर्स के थ्रू ही चल रही है तो एनएसए तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता ही है, चीफ एडवाइजर बनकर के वो बैठे हुए ही हैं। लॉ मंत्री के रूप में लॉ एडवाइजर बैठे हुए हैं। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है, भारत के विदेश मंत्री यहां के लॉ एडवाइजर से मिलते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री के साथ भारत के उच्चायुक्त यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। यहां के हमारे विदेश मंत्री भूटान से आए हुए विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और फिर फाइनली देश लौटकर वापस आ जाते हैं। इस बीच में मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, मोहम्मद यूनुस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस यात्रा के भारत के लिए क्या मायने होंगे, यह चर्चा का विषय बनने लगा। अब आते हैं बात खालिदा जिया के भारत के साथ संबंधों की। वर्ष 1991 से 96 के बीच जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही, तब उनका इतना रुख भारत विरोधी नहीं था जितना 2001 से 6 के बीच में रहा। 2001 से 6 के बीच में पूर्वोत्तर में हुए, जो भारत के पूर्वोत्तर में हुए कुछ फसाद थे, उनमें अपराधियों को बांग्लादेश में शरण देने के कारण भारत बांग्लादेश के संबंधों में शुरुआती कटास आई थी। खालिदा जिया के द्वारा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात को प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया था। इसके चलते भारत बांग्लादेश के संबंधों में थोड़ी दरार आई थी।
खालिदा जिया हालांकि वर्ष 2006 में अपने पद से उतरने से पहले भारत की यात्रा पर आई थी, तब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। आपने उनसे मुलाकात भी की थी और मुलाकात के दौरान यह कहने आई थी कि हम बिगड़े हुए संबंध सुधारने आए हैं। उद्देश्य यही रहेगा कि भारत बांग्लादेश के अंदर यह ना समझे कि शेख हसीना की सरकार होगी तो वो भारत हितैषी होगी या भारत का पक्ष लेगी। अगर मौका बीएनपी को भी दिया जाए तो भी वो भारत के साथ जुड़कर काम करना चाहेगी। खैर, 2006 के बाद आप कभी प्रधानमंत्री बनी नहीं। फिर शेख हसीना की सरकार आती है। 2008 में आपके 2008 के अंदर फिर जो अपोजिशन के रूप में आप अपना कार्य करती रहती हैं। 2018 में आपको 10 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। लेकिन इस बीच में जब आप 2006 तक प्रधानमंत्री थी, तब आपने सार्क की समिट का भी बांग्लादेश में आयोजन किया था। इसके साथ साथ जब आप अपोजिशन में थी तो 2012 में आप अपोजिशन के लीडर के नाते भारत की यात्रा पर एक बार और आई थी। कहा जाता है 2012 में इनका जो भारत का दौरा था वो इनका अब आखिरी दौरा कंसीडर कहा जाएगा, क्योंकि उसके बाद में फिर ये भारत फिर कभी नहीं आई थी, क्योंकि भारत सत्ता में भी नहीं थी, तो भारत में आने का अपोजिशन के नाम पर कुछ हुआ भी नहीं था। इस पर विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने, जो भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं, उन्होंने इसे एक अच्छी राजनीतिक पहल बताया है, राजनयिक पहल बताया है और कहा है कि ऐसे में जब बांग्लादेश के अंदर भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं, फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर तारिक रहमान एक बड़े दावेदार बनकर दिखाई दे रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री का उनसे मुलाकात करना सकारात्मक संबंधों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। भारत के रुख में फिलहाल यह एक नरमी की तरह से देखा गया है। भारत इस मीटिंग को भविष्य के बांग्लादेश के साथ अभी से ही रिश्ते सुधारता हुआ देख रहा है। यह विदेश मामलों के जानकारों का मानना है। लोगों का मानना है कि भारत अभी से ही, क्योंकि वहां पर आने वाले समय में आवामी लीग पार्टी ही नहीं होगी, तो एकमात्र पार्टी इन्हीं की पार्टी, तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी होगी। ऐसे में विदेश मंत्री वहां जाकर के उनके साथ में संबंधों को बेहतर करते हुए दिखाई दिए। सवाल बनता है, क्या भारत के पास इसके अलावा कोई विकल्प था? तो आंसर है कि नहीं। भारत एक तरीका कर सकता था कि यहां किसी को ना भेजता, लेकिन वो संबंध बिगाड़ने जैसा होता। भारत के पास जो सिंगल पार्टी है, हमें उसी के साथ रिश्ते बहाल करने हैं, तो हमें बेहतर विकल्पों में से या तो जमात के साथ बैठा हुआ मोहम्मद यूनुस, जमात और एनसीपी के साथ बैठा हुआ मोहम्मद यूनुस चुनना था, या तारिक रहमान। दो बुरे लोग हैं, उनमें से कम बुरा चुनना ही भारत का एक ऑप्शन था। इसी के चलते भारत में बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं, उनका एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट होता है न्यू चैप्टर की बिगिनिंग के रूप में। भारत में इसे एक अच्छी पहल कंसीडर किया गया। कैसे? जब भारत के विदेश मंत्री यहां से लौटकर आते हैं तो यहां पर जो उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश के, रियाज हमीदुल्लाह, उन्होंने बांग्लादेश की उन्हें यात्रा को भारत बांग्लादेश के संबंधों में एक नए चैप्टर के रूप में लिखा। उनके ट्वीट्स में लिखा गया कि यह आने वाले समय में दो देशों के बीच में नए चैप्टर की शुरुआत के जैसा है। अर्थात बांग्लादेश भी इस प्रयास को एक सकारात्मक कदम के रूप में ले रहा है और भारत भी इसे आने वाले समय में संबंध बहाली की तरह से ले रहा है। खैर, इतने कम समय में हुई इस यात्रा को इस तरह से लेना अपने आप में शिष्टाचार को महत्व के साथ जोड़ने जैसा होगा, लेकिन हां, भारत ने एक बड़े पड़ोसी के रूप में और एक बड़े जिम्मेदार देश के रूप में अपना दायित्व निर्वहन किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बांग्लादेश की तरफ से क्या हुआ? मोहम्मद यूनुस ने क्या किया? क्या भारत के विदेश मंत्री मोहम्मद यूनुस से मिले? आंसर था नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि यह उनकी किन्हीं दो राजनयिकों की यात्रा नहीं थी, एक सांत्वना यात्रा थी, कंडोलेंसेस के लिए हुई मीटिंग थी, जिसके लिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए थे। तो क्या इनकी कोई प्रतिक्रिया आई? ये व्यक्ति फिर से वही अपनी हरकतें करने से नहीं रुका। क्या नहीं हरकतें करने से रुका? इस व्यक्ति ने भारत के विदेश मंत्री पर कोई भी बयान नहीं दिया। इसने जो दिया वो आपके सामने है, तस्वीरों से आप समझ जाएंगे। इन भाई साहब से साथ में हाथ मिलाते हुए जो ये दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के स्पीकर हैं। जैसे अपने यहां ओम बिरला जी हैं, ऐसे ही वहां की संसद के स्पीकर हैं। ये कंडोलेंसेस देने पाकिस्तान की तरफ से आए थे। चीफ एडवाइजर ने विदेश मंत्री के साथ इनकी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि सरदार अयाज सादिक, स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, exchanges greeting with Indian External Affairs Minister S. Jaishankar in Dhaka on Wednesday ahead of funeral program of former Bangladesh Prime Minister Khalida Zia। इंटरेस्टिंग तर्क देखिएगा। व्यक्ति तस्वीरें कई तरह की साझा कर सकता था। साझा में तस्वीर वो साझा की जिसमें ये दो लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस ही तस्वीर के बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से नेशनल असेंबली के स्पीकर आए थे, सरदार अयाज, उनके साथ में भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात का होना और उनसे हाथ मिलाना इस व्यक्ति ने डाला ही इसलिए ताकि सोशल मीडिया पर इसकी बढ़िया ट्रोलिंग हो सके।
ट्रोलिंग से मतलब क्या है? आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के हालात फिलहाल के दिनों में रहे हैं, हम अक्सर बहुत से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरों को एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नहीं देख रहे हैं। अगर आपको क्रिकेट के वो अंश याद हो जब भारत ने हाल ही में ट्रॉफी जीती, तो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद भारत ने ना तो ट्रॉफी उस व्यक्ति से ली जो पाकिस्तानी था, ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाई। ऐसे में जब भारत ने हैंडशेक खिलाड़ियों के द्वारा नहीं किया गया, तो भारत के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना। इसके चलते हमारे पास आईसीसी ट्रॉफी भी नहीं आई। पाकिस्तानी लोग उसे अपने साथ उठाकर ले गए कि अब तुम नहीं ले रहे हो तो हम देंगे भी नहीं, टाइप से, जब जैसे कि ये खुद ट्रॉफी बनाकर देने वाले थे। पर जो भी है, फिलहाल के लिए भारत ने हाथ ना मिलाने को जिस तरह हाईलाइट किया था, यह तस्वीर उसके बिल्कुल उलट है कि विदेश मंत्री हाथ मिला सकते हैं, खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से इनकार है। हालांकि जब सरकार के प्रवक्ता आएंगे तो वो कहेंगे ना तो खिलाड़ियों से मना किया गया था, ना जयशंकर साहब से कहा गया था कि आप हाथ मिलाइए। जिन्हें जो उचित लगा वो उन्होंने किया, यह सरकारी जवाब होगा। लेकिन हां, हमारे देश के अंदर यह चर्चा का विषय बन चुका है कि एक तरफ खिलाड़ी लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तानियों के साथ हमारे विदेश मंत्री हाथ मिला रहे हैं। ये क्या ऑपरेशन सिंदूर भुलाने जैसा है? क्या पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भुलाने जैसा है? कुछ उस तरह से सोशल मीडिया पर इन सवालों को पूछा जा रहा है। पाकिस्तानी लोग इन्हें कैसे ले रहे हैं? पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत पाकिस्तान को लेकर थोड़ा नरम हो रहा है। भविष्य में पाकिस्तान को लेकर भारत के संबंध सुधर सकते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्ट चल रही है। उनका कहना है कि भारत की मीडिया में इस चूकी तस्वीर का जिक्र नहीं हुआ है, इसका मतलब भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य कर रहा है। खैर, जो भी है, फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भारत के विदेश मंत्री को बांग्लादेश जाना चाहिए था? यदि नहीं, तो क्या उच्चायुक्त को भेजकर काम चलाया जा सकता था? अगर भारत के विदेश मंत्री वहां गए तो उनका यह प्रयास क्या वाकई में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को सामान्य करेगा, या सामान्य करने की जरूरत ही नहीं थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ सकते हैं। फिर एक बार सेशन के अंत में नव वर्ष की फिर से आपको और आपके परिवारजनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, 2026 की शुभकामनाओं में बहुत से विद्यार्थियों का कल हमारे पास मैसेज था कि सर, जो हम बाजार की और अपनी पाठशाला पर ईयर एंड सेल से कोर्स नहीं खरीद पाए, उसके पीछे तर्क था कि हम नए साल की शुरुआत कोर्स परचेज करके करना चाहते हैं। इसीलिए हमने 2 दिन के लिए इस ऑफर को और आगे रखा है, ताकि जो ईयर एंड सेल का लाभ नहीं उठा पाए थे बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर, वो इन कोर्सेज को परचेज कर सकें और परचेज करके अपने नई साल की शुरुआत, फिर चाहे आरएएस परीक्षा की तैयारी हो, बिहार पीसीएस की तैयारी हो, तमाम एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से और स्टॉक रिलेटेड जानकारी के लिए बातें बाजार की एप्लीकेशन से कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।